केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग लेसन पढ़ रहे थे, उसमें उपसहसंयोजक बंध हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अष्टक नियम के अपवाद। मतलब जानते हैं ना, परमाणु साझा करते हैं और बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन लाने का प्रयास करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो बाहरी कोश में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन लाने का प्रयास करते हैं, किंतु इसके क्या है, बहुत सारे अपवाद भी हैं। बहुत सारे क्या हैं इनके अपवाद भी अष्टक नियम के, ठीक ना। मतलब उनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फिर भी क्या होते हैं, वे अस्थायी होते हैं। तो अष्टक नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करके, देखिए लिखा है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करने का क्या करता है, प्रयास करता है। किंतु इस नियम के बहुत सारे अपवाद भी हैं, जो अपवादों को दो वर्गों में यहाँ पर बांटा गया। एक वैद्युत संयोजक यौगिकों में तो देखेंगे लिथियम प्लस, तो Li+ देखेंगे, Li का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 1, तो Li+ का क्या हो जाएगा, Li+ का केवल 2 हो जाएगा। बेरिलियम 2+, तो बेरिलियम का 2 2 होता है, तो बेरिलियम 2 इनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन न होकर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बाह्य कोश में? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। आज संक्रमण धातु में जितनी होती हैं, संक्रमण धातु में परिवर्ती वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करती है, तथा इनके बाह्य कोश में 9 से 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 से 17 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। जितने संक्रमण धातुएं होती हैं, यदि वे वैद्युत संयोजक, जैसे मान लें कि मैग्नीशियम में 2+ 25 होता है इसका, तो 2 8 हो गया ना। हाँ, 2 8 कितना हो गया, 10। और उसके बाद लास्ट में 2 होता ही है, 13 2, ठीक ना, होता है Mn। तो Mn2+ का जब लिखेंगे आप, तो लास्ट कोश में कितना हो जाएगा, 2 8 13 13 इलेक्ट्रॉन। तो इन सब के बाह्य कोश में क्या होते हैं, जितने संयोजी मतलब संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश में देखेंगे 9 से 17 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9 से 17 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कुछ आयन जो होते हैं उनके बाह्य कोश में 18 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे गैलियम 3+ है, इंडियम 3+ है, टैलियम 3+ है, ठीक ना। गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप, तो हो जाएगा यह 2 8 18 हो जाएगा ना, 2 8 18 और हो जाएगा 3, ठीक ना। तो गैलियम 3+ है, तो कितना हो जाएगा लास्ट कोश में? 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कापर का क्या होता है, 2 8 18 1, कापर का क्या होता है, 2 8 18 1 होता है। तो Cu+ का क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक ना। कुछ बैक कोश में कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। तो क्या होते हैं, अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पालन नहीं करते हैं। इनको हम छद्म अक्रिय गैस विन्यास कहते हैं, सूडो यूनिट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये वैद्युत संयोजक यौगिकों में क्या होते हैं, अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। हर समझ में। सहसंयोजी यौगिकों में तो इस प्रकार के अणुओं में निम्न प्रकार अपवाद पाए जाते हैं, जैसे विषम इलेक्ट्रॉन अणु कुछ होते हैं, ठीक ना। तो वे अणु, विषम इलेक्ट्रॉन, वे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम आड होती है, ठीक ना, उन्हें हम विषम इलेक्ट्रॉन अणु कहते हैं। इन पर अष्टक नियम लागू नहीं किया जा सकता। जैसे NO2 देखेंगे, NO2 देखेंगे ना, तो NO2 में जैसे देखेंगे आप, NO2 NOClO2 याद, तो सबसे पहले NO अणु लिया गया है। तो N के बाह्य कोश में कितना, N के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O के बाह्य कोश में कितना होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो NO में N के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, देखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं ना। हाँ, वे नियम जिनके अष्टक, कुछ के अष्टक क्या होते हैं, अपूर्ण भी होते हैं। अष्टक क्या होते हैं, कुछ के अपूर्ण होते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे BCl2 अणु है, BCl2 अणु में, जैसे देखिए यहाँ BCl2 अणु में, जैसे बी के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ Cl से साझा करेगा, Cl के बाह्य कोश में 7, तो एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा ना, यह 1 2 3 4 5 6 7। तो Cl के बाह्य कोश में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, ये भी इलेक्ट्रॉन लिख के, इसमें यहाँ पे भी Cl होगा जो 7 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, तो ऐसे क्या हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। लेकिन बी के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो बी के में क्या है, बी के संयोजी कोश में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा। ऐसे ही देखेंगे आपका यहाँ पे ये है, BF3 में है, जैसे देखेंगे BF3 में क्या है, बी के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे बी के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और यह 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक F जुट गया है, यहाँ एक F जुट गया है, यहाँ एक F के बाह्य कोश में 7, एक एक इलेक्ट्रॉनों का F क्या करता है, साझा करता है। इस तरह से F के बाह्य कोश में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन बी के बाह्य कोश में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि यहाँ पे प्रदर्शित किया गया, देख लें आप, ठीक ना। तो BF3 में बी के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन आता है, यह अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसमें कुछ में क्या होते हैं, अष्टक से भी अधिक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, उसमें अष्टक से भी अधिक होते हैं। तो वे और जिनमें अष्टक प्रसारित होता है, एक्सपेंडेड होता है,
इस प्रकार के अपवाद में सर्वाधिक उदाहरण पाए जाते हैं। इस प्रकार के यौगिकों के बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे PCl5 अणु में, PCl5 अणु अब बनाएंगे तो P के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 P बना जा रहा है, 4 5, अब 5 Cl इसे ऐड किया, एक Cl एक Cl एक Cl एक Cl, तो एक एक Cl कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा? एक एक Cl के बाह्य कोश में 7, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे साझा कर लेंगे। Cl का और इलेक्ट्रॉन मैं नहीं बना रहा, देखेंगे Cl के एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेंगे। तो कुल यहाँ पे देखेंगे P के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखेंगे P के बाह्य कोश में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या होगा? यह अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है, देखिए P के बाह्य कोश में यहाँ पे दर्शाया गया है PCl5 अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है ना P के बाह्य कोश में। ऐसे P के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बन रहा है? 10। ऐसे F6 में देखेंगे S के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है SF6 में। तो यहाँ पे देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है? यहाँ पे 12, ठीक ना। SF6 में S के समय ICl3 में देखेंगे, हाँ I के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। I के साथ I के बाह्य कोश में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 ही इलेक्ट्रॉन बंद बना रहा है Cl3 मान लिए, तो कितने हो जाएंगे? 10, ठीक है। हाँ, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे आप अष्टक नियम के, जैसे ये सब चीज़ आप देख लेंगे। अष्टक नियम का अपवाद है, इसमें अष्टक नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो अष्टक नियम के विचलन की व्याख्या, अष्टक नियम के विचलन की व्याख्या करने के लिए 2 नियम दिए गए हैं। अष्टक नियम के विचलन की व्याख्या मतलब अष्टक नियम से जो विचलन होता है उसकी व्याख्या करने के लिए कुल 2 नियम दिए गए हैं। देख रहे सब लोग ना। तो 2 नियम कौन कौन से हैं इसमें देखेंगे, हाँ 2 नियम कौन कौन से हैं इसमें देखेंगे आप। अष्टक नियम को जो विचलन की व्याख्या करने के लिए लिए गए हैं, तो पहला है जैसे देखेंगे सिडविक का अधिकतम संयोजकता का नियम। सिडविक का अधिकतम संयोजकता का नियम, ऐसा ना। इस नियम के अनुसार, फर्स्ट दिया है, इस नियम के अनुसार किसी तत्व की अधिकतम संयोजकता उस आवर्त पर निर्भर करती है जिसमें वह उपस्थित होता है। विभिन्न आवर्तों में तत्वों की अधिकतम संयोजकता 4 इसमें दी गई है, देखेंगे, ठीक ना। हाँ हाँ, जैसे देखेंगे हाइड्रोजन का अधिकतम संयोजकता कितनी होगी? 2। हाँ, इसकी लिथियम से फ्लोरीन तक 4, सोडियम से क्लोरीन तक मतलब आवर्त 3 की 6, आवर्त 4 से 8, या अन्य सभी तत्वों की कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। तो ये आवश्यक, सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, यह आवश्यक नहीं है कि कोई तत्व यौगिक बनाते समय सदा अपनी अधिकतम संयोजकता ही प्रदर्शित करे। यदि कम संयोजकता से यौगिक बन सकता है तो क्या होता है? अष्टक पूरा किए हुए बिना भी क्या कर सकता है? वह बना सकता है, ठीक ना। इस नियम के आधार पर देखेंगे, इस नियम के आधार पर आप, इस नियम के आधार पर PCl5 एसिड की संरचना की व्याख्या की जा सकती है। मतलब उनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस है ना, उसमें देखेंगे अधिकतम सहसंयोजकता दिया है ना, जैसे आवर्त का, जैसे अधिकतम सहसंयोजकता कितनी हो सकती है? उसमें अधिक हो सकती है, ठीक है ना। और संयोजी में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या देखिए यहाँ दिया गया है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो P के बाह्य कोश में ऐसे मान लीजिए P यदि Cl का साझा कर रहा है तो एक Cl एक Cl, यहाँ एक Cl 5 Cl हो गया, तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कितने इलेक्ट्रॉनों को साझा किया? 5, तो सहसंयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी? 5। मतलब सहसंयोजकता, अधिकतम सहसंयोजकता यही है कि तत्वों की सहसंयोजकता 4 से अधिक, 4 से अधिक हो सकती है। 4 से अधिक होने का मतलब क्या होगा? 4 होती है तो 8 इलेक्ट्रॉन, 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यदि उसका साझा कर रहा तो दूसरे का भी तो 4 साझा करेगा, तो 4 4 क्या हो जाएगा? 8। तो तत्वों की अधिकतम सहसंयोजकता क्या हो सकती है? 8, 4 से अधिक हो सकती है। अधिकतम सहसंयोजकता नियम यही कह सकता है कि तत्वों की अधिकतम सहसंयोजकता 4 से अधिक हो सकती है। तो 4 से अधिक होगी तो संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? 8 से अधिक हो जाएगी। मतलब 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 10 हो सकता है। जैसे SF6 यदि आप ले रहे हैं तो SF6 में यह देखेंगे S के बाह्य कोश में 6 होते हैं, तो F और यहाँ पे F, यह F और यह F, कितने F ज्वाइन कर लिए? कुल 6। तो कितने S के बाह्य कोश में कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन, अर्स हो ना। हाँ, तो ठीक ना। अब आ जाएंगे आप सगडेन का एक एक इलेक्ट्रॉन बंद। अब इसमें आ जाएंगे आप, देखेंगे सगडेन का एक एक इलेक्ट्रॉन बंद में क्या कह रहा है। सगडेन के एक एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगलेट लिंकेज क्या होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन बंद यह कहता है कि किसी भी परमाणु के, किसी और में किसी परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती है। 8 से अधिक नहीं हो सकती। भले
कोई परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है। जैसे मान लें कि ए और बी यदि एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं ए प्लस बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए और बी के बीच एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, हाँ, या एक इलेक्ट्रॉन बनाया गया ना, या हम इसी को ए अर्ध तीर से ऐसे बी प्रदर्शित करेंगे। ए अर्ध तीर एक इलेक्ट्रॉन बंद है, मतलब किसी परमाणु के बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, बल्कि कोई परमाणु, दो परमाणु क्या कर सकते हैं, केवल एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकते हैं, जिसे हम एकल इलेक्ट्रॉन बंध भी कहते हैं। और इसे अर्ध तीर से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? अर्ध तीर से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया, देखेंगे आप, पढ़ें आप, सगडेन ने दिया था, देखेंगे तो क्या कह रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी परमाणु के संयोजी कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। यदि किसी यौगिक में अधिक बंध का बनना असंभव है, तो ना अवश्यंभावी हो, तो कुछ एकल इलेक्ट्रॉन बंध भी बनाए जा सकते हैं, जिनसे परमाणुओं के मध्य केवल क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। इसे एक बंध या इसे अर्ध तीर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना। तो एकल बंध, जैसे मान लीजिए कि फास्फोरस का ये देखेंगे, फास्फोरस, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं ना। तो यदि हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे इसका देखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जैसे Cl ऐसे बंध बना लिया, Cl एकल इलेक्ट्रॉन, तो 5 3 8 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, केवल Cl को दे दे, ऐसे यही एकल इलेक्ट्रॉन बंध है। तो इसके बाह्य कोश में क्या हो जाएगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन का इसमें बंधन है। जैसे इसका तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे इस Cl का भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बंद बना लिए। तो ये क्या हो सकता है, उसमें आवश्यकता अनुसार उतनी हो सकती है। ठीक ना। हाँ, तो एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होगी, कुल बंधों की संख्या माइनस अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक बंधों की संख्या। हाँ, तो कुल बंधों की संख्या क्या है, मान लीजिए इसमें 5 है, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक बंधों की संख्या कितनी है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, 2। वो तो अंडरस्टूड है, जितना बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होगा उसके अनुसार क्या होगा, एकल इलेक्ट्रॉन बंधु क्या करेगा, वो बना लेगा। जैसे SF6 में देखेंगे दिया गया है, या IF7 में दिया गया है। IF7 में देखेंगे I के पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो एक ही F के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और शेष के साथ देखेंगे यहाँ पे एकल इलेक्ट्रॉन बंध बनाया है ऐसी। ठीक ना। तो किसी परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉनों से भी बंध बन सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉनों के बंध को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं और तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ SF6 में देखेंगे, SF6 में आप देखेंगे यस के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, तो एक F यह जुट गया, 7 हो गया, एक F यह जुट गया, 8 हो गया। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बंद, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बंद F और F। हाँ, इस तरह से यस के बाह्य कोश में 8 ही इलेक्ट्रॉन हुए, और सभी F के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। ठीक है। अब आ जाएंगे आप सहसंयोजक बंध के प्रकार। तो सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो अष्टक नियम का अपवाद हो गया वहाँ पे। ठीक ना। सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं, देखेंगे आप, 2 प्रकार के। अध्रुवी सहसंयोजक बंध। तो अध्रुवी सहसंयोजक बंध क्या होता है, जब सहसंयोजक किसी समद्विपरमाणु परमाणु जैसे H2 Cl2 O2 Br2 N2 में बनता है। तो जब सहसंयोजक बंध 2 परमाणु जैसे H के बीच बना है, तो साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा यह H और H के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, यह दोनों का। हाँ, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों की विद्युत चालकता क्या होगी, समान होगी। तो दोनों परमाणुओं के बीच समान रूप से बना रहेगा। सुना। जब सहसंयोजक बंध 2 समान परमाणुओं के मध्य बनता है, 2 परमाणु समान परमाणु होंगे तो क्या होगा, उनकी विद्युत का अंतर 0 होगा। तो किसी की भी ओर क्या होगा, वो आकर्षित नहीं होगा। तो किसी को भी आकर्षित नहीं होगा, तो क्या होगा, दोनों के बीच यह बना रहेगा। ठीक ना। मतलब इलेक्ट्रॉन न ही इस H की ओर जाएगा, न इस H की ओर आ जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अध्रुवी सहसंयोजक बंध। मतलब वह बंध ध्रुवी नहीं होता है, 2 ध्रुव, मतलब उसमें प्लस माइनस क्या होते हैं, नहीं होते हैं। अच्छा ना। तो यहाँ पे दिया भी गया परिभाषा, अध्रुवी सहसंयोजक बंध, जब सहसंयोजक बंध 2 समान परमाणुओं के मध्य बनता है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, परमाणुओं के मध्य समान रूप से रहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अध्रुवी सह। जैसे सभी समद्विपरमाणु समद्विपरमाणु का, जैसे H2 में H, Cl2 में जैसे Cl, Cl, O2 में O, etc क्या है, यह अध्रुवी सहसंयोजक बंध हैं। ठीक है। अब आ जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या होता है। हाँ, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, जब
दो असमान ध्रुवी मतलब पोलर बॉन्ड, उसको हम नॉन पोलर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, पोलर बॉन्ड कहते हैं। जब दो असमान परमाणु अर्थात विषम नाभिकीय परमाणु क्या होते हैं, असमान परमाणु विषम, जैसे HCl है, H2S है, H2O है, ठीक है ना। हाँ, तो दो असमान परमाणु के बीच बंध हो, जैसे H और H के बीच बंध ना हो, H और Cl के बीच बंध हो, ठीक ना, N और H के बीच बंध हो, हाँ, असमान परमाणु बीच हो, ठीक ना। तो जब असमान होगा परमाणु के बीच जब बंध बना रहता है, जैसे मान लें कि H और हम Cl ही ले लें, जैसे H और Cl ले लें, ठीक ना, या H इसके बीच इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करें, तो ऐसे यदि हो गया, तो जब दो असमान परमाणु अथवा विषम नाभिकीय परमाणु सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, तो वे असमान विद्युत ऋणात्मकता के कारण ध्रुवीय आबंध बनाते हैं, ठीक ना। तो इसमें साझित इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। जैसे H और Cl में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, Cl की, तो जो यह साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है Cl अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस पर आंशिक ऋणावेश हो जाता है, यह इलेक्ट्रॉन इसकी ओर चला जाता है, ठीक ना। और H परमाणु पे क्या हो जाता है, आंशिक धनावेश हो जाता है। तो दोनों परमाणु में दो ध्रुव हो गए, एक माइनस हो गया और एक क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक ना। इससे क्या क्या हो जाता है, यह बंध ध्रुवीय हो जाता है, ठीक ना। हाँ, तो फलस्वरूप देखिए यह दिया है, फलस्वरूप अधिक विद्युत ऋणात्मकता परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, इसे डेल्टा माइनस से, इसे हम डेल्टा स्मॉल डेल्टा पढ़ते हैं इसको, और डेल्टा माइनस से प्रदर्शित करते हैं, और डेल्टा प्लस दूसरा है, ठीक ना। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे दिया है, इसी प्रकार विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साझे के संलग्न इलेक्ट्रॉन दूर हो जाने से अर्थात कम विद्युत परमाणु पर क्या हो जाएगा, आंशिक धनावेश हो जाता है, ठीक ना। इसे डेल्टा प्लस से प्रदर्शित करते हैं। अब दोनों बंध को क्या कहते हैं, द्विध्रुव हो जाता है, दोनों बंध क्या होता है, द्विध्रुव। ये द्विध्रुव अणु या द्विध्रुव सहसंयोजक बंध कहलाता है। जैसे ये Cl में यहाँ दिखाया जा रहा है, देखेंगे H और Cl के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है Cl की ओर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस पर डेल्टा माइनस हो जाएगा, और H पे क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस। वही जो आपको मैं यहाँ प्रदर्शित किया हूँ, H और Cl है, तो H और Cl यदि जुड़ा है, तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा ना एक, तो किसकी तरफ चला जाएगा, Cl की ओर हो जाएगा, साझा किए है ना, तो Cl के क्या हो जाएगा, इस पर डेल्टा माइनस हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस, और दोनों के बीच बना बंध क्या हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है, ठीक ना। हाँ, समझ में आ रहा है ना। जैसे H2O में जैसे मान लीजिए दिया, H2S में दिया, H2S में या H2O में यदि हम ले लें, तो H2O में देखेंगे HO और H दो बंध है, इसमें दो बंध है वो H, तो H और OH में क्या होगा, किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, जैसे H और H2O में देखेंगे HO और H में, तो वो किसकी विद्युत, O की विद्युत ऋणात्मकता, तो यह साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है इसके बीच कौन विस्थापित कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा O, तो इस पर क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस, और इस पर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस। वही चीज इसमें भी है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इस O की अधिक है, तो क्या करेगा, या साझे के इलेक्ट्रॉन को माइनस करेगा, तो इस पर डेल्टा माइनस हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस। और यही बंध दोनों दो, इसमें दो ध्रुवीय बंध है, क्या है, दो ध्रुवीय बंध है, समझ में आ रहा ना। हाँ, ये ध्रुवीय बंध कहते हैं। हाँ, अब आ जाएंगे आप, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। हाँ, जब जो ध्रुवीय बंध होता है, जैसे देखेंगे, तो जब दो असमान द्विध्रुव आघूर्ण, या इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो जब दो असमान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध बनता है, तो वह सदैव ध्रुवीय होता है तथा विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो किसी द्विध्रुव अणु के धन या ऋण आवेश तथा इन आवेशों के मध्य बीच दूरी को, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है, जैसे दो बिंदु आवेश हो, मान लीजिए कि यही हम लिखे हैं, एक डेल्टा प्लस हो और एक क्या हो, डेल्टा माइनस हो, और इनके बीच की दूरी क्या हो, डी हो, इनके बीच की दूरी क्या हो, डी हो। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, उनके बीच जो आवेश होगा और उनके बीच की दूरी, जैसे म्यू, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को। यहाँ पे क्यू लिया है, यहाँ पे क्या लिया देखेंगे, क्यू, क्यू लिया ना, ये प्लस क्यू देखेंगे यहाँ पे, जैसे दो चीज लिया इसमें द्विध्रुव आघूर्ण में, देखेंगे यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यहाँ पे देखेंगे, तो देखेंगे यह एक प्लस क्यू है, क्या है, माइनस क्यू है। तो आबंध का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, हम इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी। तो किसी ध्रुवीय बंध का, जैसे एच, मान लीजिए एच और Cl है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस हो जाएगा। तो ये क्यू है, तो किसी, यह ध्रुवीय बंध है ना, तो ध्रुवीय बंध का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इनके बीच की दूरी डी हो, तो उसका एक बिंदु आवेश, यहाँ आवेश मान लीजिए क्यू माना गया, तो क्यू और उनके बीच की दूरी डी के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा, बीच उनके दूरी के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे उसका मात्रक भी प्रदर्शित किया गया है, द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण का इसका मात्रक क्या होता है, देखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, डीवाई होता है, इसका मात्रक क्या है, देखेंगे यहाँ पे दिखाया गया है, इसका मात्रक डीवाई होता है, ठीक ना, क्यू इंटू डी है,
इसका मात्रक क्या होता है, डी बाई होता है, अर्थात ESU सेंटीमीटर कूलाम मीटर होता है। एक डी बाई बराबर क्या होता है, 10⁻18 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक ना। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण है, देखेंगे द्विध्रुव आघूर्ण क्या परिभाषा दिया गया है वो चीज़ें, जब दो असमान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध बनता है तो वह सदैव क्या होता है, ध्रुवीय होता है तथा विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की भांति क्या करता है, कार्य करता है। तो किसी ध्रुवीय अणु के धन या ऋण आवेश E तथा इन आवेशों के मध्य दूरी D कि ना का गुणनफल क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जैसे बताया ना हम, जैसे मान लीजिए कि Q हो, एक Q यह है माइनस है और एक Q क्या है, प्लस है, तो दोनों के बीच की दूरी, तो किसी ध्रुवीय बंध का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, उनके बीच उनके आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। हाँ, और यह क्या होता है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम HCl का ऐसे प्रदर्शित किए हैं, H और Cl का, यहाँ डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, इनके बीच की दूरी D है, तो यह सदिश राशि है, तो इसको हम एक कटे हुए तीर से, ऐसे कटे हुए तीर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है, कटे हुए तीर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। और तीर का शीर्ष जो होता है, जैसे यह शीर्ष की जो दिशा होगी, तीर के शीर्ष की दिशा, यह अधिक ऋण विद्युतीय प्रमाण की ओर होगी, ऐसा ना। आज का जो पूछ होगा क्या होगा, कम ऋण विद्युतीय प्रमाण होगा। जैसे मान लीजिए कि यदि हम ले लें H2O का ले लें, जैसे HOH ऐसे ले लें, तो इस पर क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, इसका ऐसे प्रदर्शित करेंगे कटे हुए तीर से, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस हो जाएगा, इस पर डेल्टा माइनस, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, यह प्रदर्शित करेंगे। अब जैसे बताया इसका मात्रा क्या होता है, DE ठीक ना। आज को हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल D से, मतलब यहाँ पे इसका मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल D हो जाएगा या डी बाई हो जाएगा, ठीक ना। तो आज के क्लास में इतना ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।